नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। खबर दिन पर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। टोंक से खबर आ रही है। मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को टोंक का औचक अचानक निरीक्षण किया है, दौरा किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और शहर में फैली अव्यवस्थाओं में गहरी नाराजगी भी जाहिर की है। डिप्टी सीएम ने सबसे पहले बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें, वहां फैली गंदगी और बद इंतजामी को देखकर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और तुरंत सफाई के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, इतना ही नहीं, उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर सफाई भी की है, जिससे लोगों में एक सकारात्मक संदेश भी फैला है। निरीक्षण के दौरान की अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी के संगठनात्मक कार्यों और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड में चढ़कर यात्रियों और परिचालकों से भी बातचीत की है। राजस्थान रोडवेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इसके बाद वे टोंक पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे हैं, जहां छात्रों की मांग पर डिप्टी सीएम ने कॉलेज चौराहे पर बसों के ठहराव की व्यवस्था का ऐलान किया है। इससे विद्यार्थियों को कॉलेज आने जाने में आसानी होगी। साथ ही साथ इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखा गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला प्रमुख सरोज बंसल और अन्य नेता भी मौजूद थे। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। हमारे थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस देश की सत्ता संभालते ही सफाई अभियान, शौचालय से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं और हर हिंदुस्तान के व्यक्ति को इस मामले में जागरूक किया, उसके तहत ही आज मैं अभी रोडवेज हमारे डिपो में आया हूँ। वहाँ पे मैंने कई साफ सफाई की व्यवस्था देखी है और अभी पूरे निर्देश देके आया हूँ। और हमारे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रमुख जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और जनप्रतिनिधि भी थे। सभी ने वहाँ पे जाके तमाम व्यवस्थाओं को देखा और इनमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जो भी ऑफिसेज है, जहाँ भी हमारी साफ सफाई नहीं है या कहीं अव्यवस्था है, उसके बारे में हम सब जनप्रतिनिधि, हम सभी हमारे पदाधिकारी सब मिलकर इस काम में लगे हुए हैं। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को बीपी कॉम्प्लेक्स के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई है। यह घटना तब हुई जब एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार रॉबिन को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि रॉबिन गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया है। रॉबिन शिवनगर के रहने वाले थे। बता दें आपको, हादसे की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रॉबिन को जिला अस्पताल भी पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया। बता दें आपको, पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच भी शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि जल्द से जल्द वाहन और उसके चालक की पहचान भी की जा सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर, जहां जिला अस्पताल के एक 9 दिन की नवजात बच्ची को एक अज्ञात शख्स लावारिस हालत में भर्ती करा गया है। बच्ची के मिलने की सूचना पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा तुरंत अस्पताल पहुंची हैं। अध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया है कि बच्ची की हालत गंभीर है, जिसकी वजह से उसे FPNC वार्ड में रखा गया है। उन्होंने डॉक्टर को बच्ची के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम भी मौजूद थी। समिति के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि बच्ची के माता पिता की तलाश के लिए पुलिस को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए फिलहाल उसकी जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई भी कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सायला से खबर, जी आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सायला मंडल द्वारा 5 अक्टूबर 2025 को एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों को गति देने के लिए आज गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पीले चावल अर्पित कर संपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान पथ संचलन के पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने सायला के हर दुकान और घर पर जाकर लोगों को पीले चावल देकर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। संघ के 100 साल की गौरवशाली यात्रा और समाज सेवा में उनके योगदान की हर कोई सराहना कर रहा है। इस आयोजन को लेकर स्थानीय नागरिकों में भी उत्साह देखा गया है। लोगों का मानना है कि सायला में शताब्दी वर्ष पथ संचलन होना उनके लिए गर्व की बात है। उनका यह भी कहना है कि आयोजन समुदाय को एकजुट करने के लिए और युवाओं में सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।
चिल्ड्रन एकेडमी कॉन्वेंट स्कूल में एक दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी यानी साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों ने हिस्सा लिया है और अपनी कक्षाओं से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स का वर्किंग मॉडल प्रस्तुत किए हैं। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ावा देना था। इसके साथ ही बात करें, इसका मकसद छात्रों में समस्या समाधान कौशल विकसित करना, प्रायोगिक सीखने को प्रोत्साहित करना और उन्हें वैज्ञानिक खोजों को दूसरों के साथ साझा करने का मौका देना भी था। इस आयोजन की बात करें तो विद्यालय के सभी छात्रों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया है। अनिल कुमार और हेमंत कुमार ने छात्रों को उनके प्रोजेक्ट बनाने में महत्वपूर्ण मदद की है। वहीं प्रदर्शनी की सफल संचालन लक्ष्मण चंदोलिया द्वारा किया गया है। अंत में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका प्रीति सचदेवा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए भी सभी का आभार व्यक्त किया। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर से खबर देख रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में आज आपको बता दें 38वीं इंटर कॉलेज महिला कबड्डी का शुभारंभ हुआ और इस टूर्नामेंट में करीब 24 कॉलेजों की टीम ने हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट में की बात करें तो उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आरके फाउंडेशन के डायरेक्टर सुभाष अग्रवाल और उनकी पत्नी जयश्री अग्रवाल रही हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल ने की है। इसी के साथ 38वीं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ है और जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर विजेता रहा है और डीएवी कॉलेज अजमेर उप विजेता रहा है। अजमेर से सीतारमन गहलोत की विशेष रिपोर्ट। चितलवाना से खबर, जहां उपखंड मुख्यालय के सामने धरनावास नाड़ी को बचाने के लिए चल रहा आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज आंदोलन का 8वां दिन है और 3 ग्रामीणों की भूख हड़ताल 4थे दिन में भी प्रवेश कर चुकी है। भूख हड़ताल पर बैठे प्रताप राम मेघवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें, जबकि भरतदान और लक्ष्मण मेघवाल अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नाड़ी के सौंदर्यीकरण के नाम पर जो तारबंदी की गई है वो डबरीकरण सड़क और खेतलाजी मंदिर तक फैला दी गई है। इसमें लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण इस तारबंदी को हटाने, नाम दंड करने और 2 अन्य प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोग एकजुट होकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की खामोशी से उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक हस्तक्षेप करता है और भूख हड़ताल को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाता है। चितलवाना से सवाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। भूख हड़ताल पे बैठे भरतदान की है धरनावास गांव के, इनसे भी जाने की इनकी तबीयत कैसी है। सर, आपकी तबीयत कैसी होगी और भूख हड़ताल को कितना दिन हुआ आपको? भूख हड़ताल का हमारा 4था दिन है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन ये प्रशासन अपनी हठधर्मिता को छोड़ नहीं रहा है और स्वास्थ्य विभाग पर मैं गंभीर आरोप लगाता हूँ। इनके पहली बात तो उपकर्मी सही नहीं है। हमारे साथ भूख हड़ताल में बैठे गांव के वार्ड पंच प्रतापाराम के वजन जब चेक करते हैं तो कभी कभार 54 बताता है और कभी कभार 75 बताता है। कब चेक किया था ये? कल रात को 12 बजे चेक करने के लिए आए थे। ये रात्रि 12 बजे? रात्रि कल 12 बजे आए थे। जब हम यहाँ पर सोए हुए थे तो वजन चेक किया तो इनका वजन एक दिन पहले 54 किलो था और कल रात को इनका वजन 65 किलो हो गया। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे, पूरे ग्रामवासियों की प्रमुख मांगे यही है कि जो हमारी जो पुरानी नाड़ी, पैतृक नाड़ी थी, उनको वापस उसको पुनः सौंदर्यीकरण में लाए और सड़क के किनारे जो तारबंदी बनी हुई है उसको 6 फुट सड़क किनारे से हटा दी जाए और जो हमारा आस्था का प्रतीक खेतला जी का मंदिर है उसको चारों तरफ से तारबंदी जो लगी हुई है उसको हटाकर आबाद करा दिया जाए। प्रशासन की तरफ से आपकी मांगे सुनने आपके धरना स्थल पर कोई पहुंचा? धरना स्थल पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आकर हमारी सुध नहीं ली है। प्रशासन पूरा राजनीतिक दबाव के कारण कोई काम करने को तैयार नहीं है, उल्टा हमें बुलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि वो सरकार का फंड और आपकी वह नाड़ी नहीं थी। इस प्रकार से कल एक राजस्थान पत्रिका में एसडीएम साहब का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि वह मौके पर नाड़ी नहीं है। तो मैं आपको सर, आपको जानकारी है, बिना किसी पैमाइश के वो कैसे ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वह नाड़ी नहीं है? बिल्कुल वो अनलीगल बयान देख के भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उसका पूरे ग्रामवासियों की तरफ से उसका खंडन करते हैं। इस प्रकार का कोई सा मामला नहीं है। नाड़ी मौके पर है, तारबंदी की हुई है, पूरे उसका पैक कर दिया है और पूरे ग्रामवासियों का लगातार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है ये भूख हड़ताल और ये धरना जारी रहेगा। जी, इन्होंने साफ तौर से बताया और आरोप भी इन्होंने बहुत सारे लगाए। इनका आरोप है चिकित्सा विभाग पर, जो आपने अभी सुना, और ये उपखंड कार्यालय के जो एसडीएम साहब बैठे उन पे भी इन्होंने आरोप लगाया।
धरावा के पूर्व सरपंच दयाराम जी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, इनसे जानेंगे क्या मांगे। सर क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं, हमारे देव स्थान खेतला जी है, उसकी जो मंदिर के चारों तरफ 4 दीवार मतलब तारबंदी की है, उसको हटाने की मांग है। दूसरी, रोड किनारे तारबंदी की है, उसकी मोहल्ले 6 फुट हटाने की है। दूसरा, तालाब की पैमाइश का है काम हो, जो पैमाइश करे तो हमको पता लग जाए कि हमारी नाडी कहाँ है। सरकार प्रशासन से किसी से बात हो पाई आपकी? एसडीएम साहब से बात हुई, परंतु मानने को राजी नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मोहल्ले आगे हम भेजेंगे कलेक्टर को, उनके बाद में जो परमिशन मिलेगी वो आगे की कार्रवाई करेंगे। जो भूख हड़ताल पे बैठे उनकी हालत अब कैसी है? डॉक्टर उनकी हालत बहुत गंभीर है। पेशाब के अंदर 2 की मात्रा आई है और बहुत हालत खराब है। अभी आगे तो एसडीएम जाने क्या लिख के दिया है, क्या करेंगे। जी, जो धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे, उनकी हालत तर बिगड़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है। हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सर आपकी हालत कैसी है अभी? अभी तो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण। कितने दिन से भूख हड़ताल पे हो? 4 दिन से। अभी आपकी स्थिति कैसी है? अभी तो ठीक है। तो पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं। खबर देख रहे हैं आहोर से। जी हाँ, आहोर में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला शैक्षिक अधिवेशन शुरू हुआ है, जिसका उद्घाटन एक भव्य समारोह में किया गया है। जिला मंत्री कपूर सिंह राजपुरोहित ने बताया है कि अधिवेशन में भौतिक सत्र के मुख्य वक्ता खेमाराम सुथार प्रांत कार्यवाहक जोधपुर रहे हैं, जिन्होंने पंच परिवर्तन विषय पर अपना भाषण दिया है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि किसान आयोग के अध्यक्ष और पूर्व आरपीएसपी, आपको बता दें आरपीएससी अध्यक्ष सीआर चौधरी रहे हैं। जी आपको बता दें विशिष्ट अतिथियों में जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी और विधायक छगन सिंह राजपुरोहित शामिल थे, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की है। इसके अलावा बात करें राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के मुकेश कुमार जोशी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश कुमार मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल परमार और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर प्रसाद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। अधिवेशन में जिला अध्यक्ष हीर सिंह राठौड़ और जिला मंत्री कपूर सिंह राजपुरोहित ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों और संघ की वर्ष भर की गतिविधियों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। बूंदी से खबर। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का 1 दिवसीय अधिवेशन आज देवपुरा के एक निजी रिजॉर्ट में 2 सत्रों में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूर्व सांसद नारायण मीणा ने की है, जबकि पूर्व राज्य मंत्री और विधायक हरिमोहन शर्मा मुख्य अतिथि थे। विधायक हरिमोहन शर्मा का माला, साफा और मोमेंटो भेंट करके स्वागत किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उनमें राष्ट्र का निर्माण और विनाश करने की अद्भुत क्षमता होती है। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों के लिए बेहतर प्रयास करने की अपील की है। शर्मा ने कहा है कि आधुनिक युग में हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी के दूध के समान है, जिसमें हर समस्या से लड़ने की ताकत होती है। उन्होंने शिक्षकों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह दी। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर। आपको बता दें खेत में मजदूर यूनियन ने केंद्र में बीजेपी सरकार पर मनरेगा योजना को खत्म करने का साजिश का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। सीकर से सांसद, जी हां आपको बता दें सीकर के सांसद कॉमरेड अमराराम ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर योजनाओं में नियमों को बदल रही है ताकि मजदूरों को काम ना मिले और ये योजना धीरे धीरे बंद हो जाए। यूनियन को ये महासचिव दुर्गा स्वामी ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पानी फेरने के लिए आयोजन स्थल पर लगे झंडे और बैनर उखाड़े गए। उन्होंने बढ़ती महंगाई, नहरों के गंदे पानी, बेरोजगारी और नशे की लत जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। श्रीगंगानगर से साहिब इब्राहिम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। करौली से खबर। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पर पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को मासलपुर तहसील की ग्राम पंचायत तलेदौर कला और चैनपुर में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया गया है। शिविरों की अगर बात करें तो अध्यक्षता तहसीलदार राम भरोसी और विकास अधिकारी मोहनलाल शर्मा ने की थी। शिविर में पंचायती राज विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है। वहीं पशुपालन विभाग ने लाभार्थियों को पशु बीमा लाभ दिया गया है। ग्राम पंचायत की ओर से पोषण किट वितरित किए गए हैं। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को सरसों के बीज दिए हैं, जबकि समाज कल्याण विभाग ने पेंशन और पालनहार योजना के संबंधित समस्याओं का समाधान किया है। चिकित्सा विभाग और आंगनबाड़ी सहित अन्य विभागों ने भी अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं इन शिविरों में लेदौर कला की सरपंच तुलसी जाटव, ग्राम विकास अधिकारी पुष्पलता चौधरी, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र शर्मा और अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट।
कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा कर्मचारी सरकारी समिति लिमिटेड का 105वां वार्षिक अधिवेशन 28 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बात करें तो समिति के सदस्यों को 10% लाभांश और 10% प्रोत्साहन राशि सहित कुल 20% वितरित किए जाएंगे। साथ ही 151 वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सहकारिता मंत्री गौतम तक, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित इनको किया गया है। आपको बता दें, नागर और अन्य प्रमुख मंत्रियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। अधिवेशन के दौरान डॉक्टर शैलेंद्र बिरला द्वारा एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जाएगा। समिति अध्यक्ष डॉक्टर मीनू बिरला के अनुसार 1920 में स्थापित इस संस्था का आज तक ₹1 एनपीए गैर निष्पादित संपत्ति नहीं हुआ है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। सदस्यों के लिए अब कंप्यूटरीकृत पासबुक जारी की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें सदस्यों को केवाईसी कराना, नवीनतम फोटो जमा कराना और नॉमिनी का नाम अपडेट कराना अनिवार्य है। बैठक में समिति के पूर्व अध्यक्ष और समाज सेवी स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला को भी याद किया गया है। उन्हें सहकार पुरुष के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, कोटा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने कहा है कि डॉक्टर मीनू बिरला उनके पदचिन्हों पर चलते हुए समिति को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। 108 की आम सभा 28 सितंबर को दिन में 11 बजे शाम ऑडिटोरियम नया पड़ा में आयोजित की जा रही है। इसमें ये आम सभा 105वीं है। 105 साल पुरानी आम सभा में 151 80 साल के विरुद्ध सम्मानित सदस्यों का भी सम्मान किया जाएगा। इस संस्था की एक विशेष बात है कि 20% अपने सदस्यों को लाभांश देती है और 5000 के करीब इसमें मेंबर हैं। हमेशा ही इसमें ये सोसाइटी में एक तरह से बाबा जी को याद करते हुए श्री कृष्ण जी बिरला, जिन्होंने इसको बहुत खून पसीने से सिंचाया और लगातार उनके प्रयासों से 1963 से लेके जब तक वो जुड़े रहे, उन्होंने संस्था को बहुत आगे बढ़ाया और उसी आगामी 28 सितंबर को कोटा कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड 108 सभा नंबर 108 का वार्षिक अधिवेशन और आम सभा एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये हमारा 105वां सम्मान समारोह है, 105वां वार्षिक अधिवेशन है, वो आयोजित किया जा रहा है। और इस सभा में जो है, इस बार हमारे मुख्य अतिथि महोदय रहेंगे श्रीमान ओम कृष्ण जी बिरला, जो हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा भारत सरकार हैं, और हमारे सहकारिता मंत्री जी राजस्थान सरकार गौतम दत्त साहब, ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल नागर जी और शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी और कोटा दक्षिण विधायक रहेंगे यहाँ पर, कल्पना देवी जी भी रहेंगे और कोटा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजेश कृष्ण जी बिरला मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में भी रहेंगे। सभा उपभोक्ता भंडार से और अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष सब लोग हमारे यहाँ पे अतिथि। सोजत रोड से खबर है। भाजपा विधायक शोभा चौहान ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सोजत रोड में एक बड़ी रैली निकाली है। आपको बता दें, ये रैली मुख्य उद्देश्य जो उसका था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था से व्यापारियों को होने वाले लाभों और उनके किए गए सुधारों के बारे में जानकारी देना था। विधायक शोभा चौहान ने कार्यकर्ताओं और व्यापारियों से कहा है कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और व्यापारियों की सहूलियत के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा हमेशा व्यापारी वर्ग और आम लोगों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। रैली के दौरान महाराणा प्रताप चौराहे पर विधायक का भव्य स्वागत हुआ है। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया और नारेबाजी के साथ उत्साह का माहौल बना दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भारत से खबर देख रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज बारा जिला कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जिनमें महिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी उल्लेखनीय थी। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया के साथ साथ पूर्व विधायक रण सिंह राठौड़, पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सारिया, जिला अध्यक्ष रामचरण मीरा और पीसीसी सचिव धर्मराज मेहरा जैसे कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी भी शामिल थे। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले बोले। उन्होंने सरकारों को किसान ही विरोधी बताया है और उनकी कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने जीएसटी को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पहले टैक्स बढ़ाकर कीमतें बढ़ाती है और फिर घटाकर वापस वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। बारा से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस
पार्टी की तरफ से और भैया जी के तत्वाधान में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, सभी ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर के हमारे किसानों एवं आम जन से जुड़े हुए मुद्दे के बारे में हमने यहाँ पर 12 मांगे यहाँ पर रखी है और सबने मिलकर के ठाना है कि राजस्थान में इतनी बारिश हुई, उसके बाद 12 में इतनी बारिश हुई और जो किसानों की फसल का जितना नुकसान हुआ, किसान बीज बो नहीं पाया, एक बार बोया, 2 बार बोया और थोड़ी बहुत उनकी जो भी फसल हुई, लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार ने, इनके जनप्रतिनिधियों ने न यहाँ पर आकर के किसानों की तथा पूछी, न इनके मुआवजे के बारे में बात करी। प्लेन का उनके परिजनों को 1-1 करोड़ दिए गए। फर्क इतना सा था कि अहमदाबाद में मरने वाले अमीर थे और यहाँ मरने वाले हमारे आदिवासी भाई एससी परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे थे। तो ये सब जो जाति हो रही है, सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए ये आज धरने का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर पर रखा। बहुत शॉर्ट नोटिस में हजारों की तादाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किसान भाई, आमजन इसमें शरीक हुए। मैं उन सबका इस तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ के किसानों को, यहाँ के आमजन को न्याय दिलाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ यहाँ आज आने वाले हमारे सभी साथियों का जिला कांग्रेस। अलवर से खबर। शुक्रवार को अलवर में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ जाने से शहर में हड़कंप मच गया। जी आपको बता दें, एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। ये घटना वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने कोतवाली क्षेत्र में हुई है। मुक्सका निवासी हैदर अली नामक युवक करीब 3 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़ा रहा, जिसके बाद प्रशासन की समझाइश के बाद वो नीचे उतरा है। हैदर अली का आरोप है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लाखों पद खाली हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं कर रही है। उन्होंने बताया है कि वह लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन की अनुमति मांग रहा था, लेकिन बार बार आवेदन के बावजूद उसे अनुमति नहीं मिली है। विरोध जताने के लिए उसने ये अनोखा तरीका अपनाया है। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी शेर मोहम्मद, तहसीलदार रश्मि और सीओ सिटी अंगद शर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने हैदर से बातचीत कर उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। इस दौरान आसपास भारी भीड़ भी जमा हो गई है। वहीं आपको बता दें कि युवक के नीचे उतरने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच भी कर रही है। इस घटना में प्रशासन की कार्यप्रणाली और सरकारी भर्तियों में देरी को लेकर कई सवाल अपने आप में खड़े कर दिए हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। कितने डिपार्टमेंटों में कितने पद खाली पड़े हैं, जबकि शिक्षा विभाग है जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ राजस्थान सरकार की है, पढ़ेगा राजस्थान और बढ़ेगा राजस्थान। तो 1,14,000 जो वैकेंसी है वो शिक्षा विभाग में खाली है। जब हमारा शिक्षा विभाग में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, तुम भर्ती नहीं करोगे, क्या हाल स्कूल में जाकर देख लीजिए। तो एक तरफ बात करते हो कि भाई पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, 1,14,000 पद खाली पड़े। दूसरा, इसमें पुलिस विभाग में 24 घंटे पुलिस कर्मियों से काम लिया जाता है और उनको वेतन क्या दिया जाता है, नाम मात्र जो सबको दिया जा रहा है। तो 24 घंटे काम ले रहे हो, उनको 24 घंटे के अनुसार पैसे दिया जाए, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। दूसरी यह है, जानकारी मिली कि भगत सिंह पे एक लड़का टंकी पे चढ़ा हुआ है, यहाँ आके उससे बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि मुझे ज्ञापन देना है, बेरोजगारी के अगेंस्ट मैं लोगों का फेवर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं उसको समझाया कि जो भी बात करनी हम नीचे आके करो, तो वो फिर नीचे आ गया, तो पुलिस प्रोटेक्शन में भेजे। पाली से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां पाली जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोजा सिटी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक मारुति ब्रेजा कार से 142 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट और 2 किलो 810 ग्राम अफीम का दूध भी बरामद किया है। ये घटना 25 सितंबर को आपको बता दें लुडवास टोल से पहले हाईवे पर हुई है। इसी बीच पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन कार असंतुलित होकर पलट गई। जी आपको बता दें, कार असंतुलित हो गई और खाई में पलट गई है। कार में सवार 2 व्यक्ति मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने कार की तलाशी ली है, जिसमें मादक पदार्थों के साथ साथ अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नंबर प्लेट्स भी बरामद की गई। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट।
खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार।